नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन 2 बुद्ध, ऑप्शन 3 गांधी और ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो बताएं लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को जाना जाता है। उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। तो सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था, कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1880 में, 2 1900 और 3 2000 में और 4 1991 में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन की बात करें कि सोवियत संघ के विघटन से पहले वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे गोरबाचेव। कौन थे? गोरबा गोरबाचेव उस समय वहाँ के क्या थे? उससे पहले ये उससे पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ये गोरबाचेव जो थे, मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। और इसके विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो बताएं किस सन की बात है? ये सोवियत संघ वर्ष कब अलग हुआ था? तो सोवियत संघ की बात करें तो इसका जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो बास्तील जेल पर जब पर जो हमला हुआ था तो उसने किस घटना को जन्म दिया था? क्या घटित हुआ था? तो बास्तील जेल की जो घटना हुई थी वो 14 जुलाई और 14 जुलाई 1789 को हुई थी। बास्तील जेल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो उस समय जो घटना हुई थी वो किससे संबंधित थी? तो वो ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन 2 सोवियत संघ का विघटन और ऑप्शन 3 रूसी क्रांति और ऑप्शन 4 जार का पतन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बास्तील जेल पर जनता के हमले से पहले जो घटना हुई थी वो फ्रांस की क्रांति थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ये घटना हुई थी। आइए नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो कब कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन 2 मुंबई में और ऑप्शन 3 नागपुर में और ऑप्शन 4 त्रिपुरा में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कहाँ पर हुई थी? तो जो बैठक हुई थी वो और अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष थे लाला यानी कि लाला लाजपत राय क्या थे उस समय? अध्यक्ष थे। और 1920 में ये कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये नागपुर में हुई थी। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नागपुर। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 2001 में और ऑप्शन 2 1909 में और ऑप्शन 3 2009 में, ऑप्शन 4 1800 ईस्वी में। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वो 18 मई 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी ओर और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम कितने लोग मारे गए? कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग मारे गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3
2009 में। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जिन जेकस रूसो एक प्रसिद्ध था। तो रूसो क्या था? ऑप्शन 1 चित्रकार था, 2 चिंतक था, और 3 सम्राट था, और 4 चिकित्सक था। तो बताएं जेकस रूसो एक क्या था? तो जेकस रूसो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्या था जूस रूसो? तो रूसो जो था वो एक चिंतक था, एक विचारक था। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतक। चिंतक था। सामाजिक समझौ और इसने क्या दिया था? रूसो साहब ने सामाजिक 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 समझौता सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सिद्धांत बोले तो थ्योरी, थ्योरी सामाजिक सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। और रूसो जो थे वो एक चिंतक थे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद मोहम्मद ने, और 2 बाल गंगाधर तिलक ने, और 3 जवाहरलाल नेहरू ने, और 4 पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और किस सन में की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कौन सी सन में? 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 1916 ईस्वी में। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर 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 कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हार्डिंग। सर सैयद सर सर सैयद सर सैयद अहमद मोहम्मद ने सर सैयद मोहम्मद ने क्या किया था? 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 1875 में ओरिएंटल कॉलेज ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पंडित मोहन मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो किसके साथ 1931 में बैठक में जो भाग लिया था? तो उस समय कौन थे उच्च स्तरीय अधिकारी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइन, ऑप्शन 2 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन 4 लॉर्ड रिपन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। 5 मार्च 5 5 मार्च 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी? तो वो थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे कहा गया था, इस बैठक को कहा गया था गांधी इरविन समझौता। गांधी गांधी इरविन गांधी इरविन समझौता कहा गया था। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ विथ द ट्रुथ की आत्मकथा किसकी द्वारा लिखी गई है? तो बताएं यह आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी की, और ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू की, और ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी की। तो बताएं माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है, या फिर सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जो आत्मकथा जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बात सत्य की गई है। जो सत्य की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे भैया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा का नाम है वो टूवर्ड फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है वो है टूवर्ड 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 फ्रीडम। ये आत्मकथा किसकी है भैया? तो ये आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की। और एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। तो एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी है? विंग्स
ऑफ विंग्स ऑफ फायर। ये किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। विंग्स ऑफ फायर जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। टू वार्ड फ्रीडम और महात्मा गांधी की आत्मकथा तो वो है सत्य के प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, और 2 जयपुर, और 3 आगरा, और 4 गुजरात। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो बोले तो राजस्थान की। हाँ, किसकी है? राजस्थान की। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में, और दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में बोले तो लाल किला स्थित है। और आगरा में बोले तो आगरा में क्या? ताजमहल स्थित है। तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जयपुर। जयपुर। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत का जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच, तो वो किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन 2 भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन 3 रॉलेट एक्ट आंदोलन, और ऑप्शन 4 असहयोग आंदोलन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और रॉलेट एक्ट 26 जनवरी, रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट आंदोलन की बात करें 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित है? तो निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित है? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, और ऑप्शन 2 अरविंद घोष, ऑप्शन 3 बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन 4 एनी बेसेंट। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कौन है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो है वो टीपू सुल्तान जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस जरा ध्यान दें, कांग्रेस अधिवेशन के तीसरे नंबर के अध्यक्ष हैं। और मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कैसे हैं? मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। तो कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्षता पहली महिला की बात करें तो 1917 में बनी थी। कौन? एनी बेसेंट पहली महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी संगीत का एक रूप है? तो बताएं सूफी भक्ति, यानी कि सूफी भक्ति से संबंधित है। सूफी भक्ति की बात करें, सूफी भक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन 2 बसंत गीत, ऑप्शन 3 तीत गति, और ऑप्शन 2 कजरी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय उपखंड में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कव्वाली। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत जो है वो सूफी संगीत का एक रूप है, वो है कव्वाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 4 अरविंद घोष। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 20 अगस्त कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 में कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ पर की थी?
कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। और स्वामी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? ऑप्शन ए लतीफ़ खान, ऑप्शन 2 हरिप्रसाद, ऑप्शन 3 बिस्मिल्लाह खान और ऑप्शन 4 रविशंकर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मशहूर शहनाई वादक की बात करें तो मशहूर शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। और लतीफ़ खान जो हैं वो मशहूर सारंगी वादक हैं। ये सारंगी वादक कौन हैं? सारंगी वादक हैं लतीफ़ खान, सारंगी वादक। और रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो रविशंकर मशहूर सितार वादक हैं। कैसे हैं? सितार वादक। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सितार वादक कौन है? तो वो है रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि यहाँ पर सेनाई की बात की गई है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन 2 1757, ऑप्शन 3 1857 और ऑप्शन 4 1957 में। तो प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्लासी के युद्ध की बात करें, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब, तो अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बसर से सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यानी कि अंग्रेजों के बीच और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। कब? 1757 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को और ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन 3 मोहनदास करमचंद गांधी को, ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि है, लोकमान्य की उपाधि किसे है? तो बाल गंगाधर तिलक को है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि दी थी किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 3 जगजीवन राम, ऑप्शन 4 चरण सिंह। तो बताएं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्रता से पहले भारत के जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री थे। ये दलित वर्ग के थे। जगजीवन राम कौन थे? दलित वर्ग के, दलित उप प्रधानमंत्री थे, उप पीएम थे। कौन? जगजीवन राम। बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो ये भारत के 5वें नंबर के चौधरी चरण सिंह कौन थे? 5वें नंबर के पीएम थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
1793 में जिम्मेदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में जिम्मेदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए कर्जन, और ऑप्शन दो कार्नवालिस, ऑप्शन तीन क्लाइल, और ऑप्शन चार क्लिंट। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 1793 ईस्वी में किसके द्वारा जिम्मेदारी प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड यानी कि कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन दो नवाज शरीफ, ऑप्शन तीन बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन चार खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पहला पाकिस्तानी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये क्या थी? पहली पाकिस्तान की, कहाँ की? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो महिला पीएम थी। पहली महिला पीएम कौन थी? बेनजीर भुट्टो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना खालिस्तान द्वारा भारतीय संघ में निहित है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन दो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन तीन लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन चार मुरली मनोहर जोशी। तो बताएं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो किसकी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ में निहित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, देखें अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। क्या बार? 3 बार। 3 बार पीएम रह चुके थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और ये कौन है लाल कृष्ण आडवाणी? ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या हैं? वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भारतीय जनसंघ में निहित कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब मसौदा समिति की बात करें, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन तीन राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन चार KM मुंशी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब मसौदा समिति की भारतीय संविधान की मसौदा समिति तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और KM मुंशी इस समिति के सदस्य थे। और KM मुंशी जो हैं वो क्या थे? सदस्य थे, इस समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है? ऑप्शन ए आगरा का लाल किला, ऑप्शन दो भीमबेटका शिलाश्रय, ऑप्शन तीन आदमगढ़ शिलाश्रय, ऑप्शन चार अजंता की गुफाएं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आदमगढ़ शिलाश्रय। ये विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। ये मध्य प्रदेश के, ये कहाँ पर स्थित है? अब देखें, ये है MP के होशंगाबाद नगर में। कहाँ पर है? होशंगाबाद नगर में। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद नगर में स्थित है। आगरा का लाल किला कहाँ है? तो आगरा का लाल किला आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा का लाल किला आगरा में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका की बात करें तो ये MP में है। MP बोले तो मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ये सभी विश्व विरासत में स्थित है। कौन कौन? आगरा का लाल किला, भीमबेटका, अजंता की गुफाएं, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। लेकिन आदमगढ़ शिलाश्रय जो मध्य प्रदेश होशंगाबाद नगर में स्थित है, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 बलबन, ऑप्शन 4 केकूबाद। बताएं रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान के जो पिता थे वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। अब बलबन की बात करें तो बलबन कौन था? ये गुलाम वंश का शासक था। ये गुलाम वंश का शासक था। और अगर बात करें मोहम्मद तुगलक की तो ये तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक। बलबन कौन था? गुलाम वंश का शासक था। और केकूबाद बलबन का पोता था। और ये कौन था? ये बलबन का पोता था। किसका पोता था? ये बलबन का पोता था। कौन? केकूबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन 2 कौल्डी हवा, ऑप्शन 3 बुर्जहोम, ऑप्शन 4 कुंतासी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो ये है कुंतासी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ की बात करें तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। यह पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ये नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन? मेहरगढ़। कुंतासी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है? ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कुंतासी की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बंदरगाह। और बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो कुंतासी नवपाषाण काल संस्कृति का स्थल नहीं है, बल्कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी ने, ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो स्वराज जो ध्वज का जो डिजाइन किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान वो किया था महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्कर का निशान बनाया था। और उनका जो चक्कर घूमता था उसी चरखे के साथ उनका जो चरखा था और चरखे के साथ जो घूमता हुआ चरखा था तो चक्कर का निशान बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन 3 चित्तरंजन दास, ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? दादा भाई नेरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 में क्या किया था इन्होंने? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडिया की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध
अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए कन्हेरी, ऑप्शन 2 एलोरा और ऑप्शन 3 अजंता, ऑप्शन 4 हाथी गुफा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये एलोरा की गुफा में स्थित है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलोरा की गुफा है। अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। तो अजंता की गुफा की बात करें तो इसमें मरणासन मरणा मरणासन मरणासन राजकुमारी मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। कहाँ पर? अजंता की गुफा में। कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला का चित्रण है। तो कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला, इसमें कौन है? बौद्ध कला। कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला, कन्हेरी गुफा में बौद्ध कला का चित्रण है। बौद्ध कला का चित्रण कहाँ पर है? कन्हेरी गुफा में। और अजंता गुफा में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। और कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण कहाँ पर है? तो ये एलोरा की गुफा में है। तो आइए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार, इनकी चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन 2 208, ऑप्शन 1 208, ऑप्शन 2 370, ऑप्शन 3 360, ऑप्शन 4 206। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पाठ चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 360। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206। कितनी होती हैं? 206। अब इस चरक संहिता की बात कर रहा है, चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार की बात कर रहा है, तो होती है 360। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए नायराय शिव, ऑप्शन 2 अलवार, ऑप्शन 3 शाक्त, ऑप्शन 4 वैदिक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किससे संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो नायार शिव के द्वारा, नायार शिव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नाया ना नायरार नायनार, ये कौन थे? नायनार कौन थे? ये भगवान शिव के भक्त थे। कौन थे? शिव के भक्त, शिव के भक्त थे ये। नायनार कौन थे? तो ये शिव के भक्त थे। अलवर भक्त कौन थे? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। तो अलवर कौन थे? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले कौन थे? तो अलवार थे। और नायनार कौन थे? ये शिव के भक्त थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। खालिस्तान से निकलती, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन 2 अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन 3 नीलगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन 4 सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मैकाल पर्वत की मैकाल पर्वत, अगर पर्वत पूछ लेता तो कौन हो जाता? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो खालिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात राजस्थान क्षेत्र, ऑप्शन 2 तमिलनाडु छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र, ऑप्शन 4 उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा झारखंड का क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है।
झारखंड का सिंघावा भूमि जिला, उड़ीसा, झारखंड का कौन सा जिला? तो झारखंड का जो जिला है, झारखंड का जो जिला है वो है सिंघावा भूमि। सिंघावा भूमि का जो जिला है यहाँ से निकलता है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है कोइडर जिला। उड़ीसा में कौन सा जिला? तो कोइडर जिला। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कोइडर जिला, और झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंघावा भूमि से प्रमुख लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो भारत देश का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा भी है और सिक्किम भी है। अब दोनों में डिफरेंस है क्या? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा गोवा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा और पूछे किसके? जनसंख्या के आधार पर, कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब तो हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? सिक्किम भैया। अगर पूछ ले कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा ही बताना है आपको, कौन सा है? गोवा। अगर दे उसमें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा कौन सा? सिक्किम। और जनसंख्या के आधार पर गोवा का नंबर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर गोवा का नंबर है चौथा। भारत में कौन सा नंबर है? चौथा। चौथा सबसे छोटा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र का, ऑप्शन 3 गुजरात का, ऑप्शन 4 राजस्थान का। तो लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। लावड़ी की अगर हम बात करें, लावड़ी की, तो लावड़ी लोक नृत्य हो जाएगा कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो लावड़ी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे काली है। कौन सा? लावड़ी के साथ साथ कौन सा है? काली है। काली लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का है, काली। बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो जाट जाटिन है, घुमरी है, जाट जाटिन। बिहार की जरूर ध्यान रखें आप, कौन सी? जाट और जाटिन। जाट जाटिन लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये बिहार का है। महाराष्ट्र का लावड़ी है, काली है, और गुजरात के जो हैं वो गुजरात के हो जाएंगे गरबा, गरबा, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये गुजरात के हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। भारत और श्रीलंका को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य है, ऑप्शन 2 जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ऑप्शन 3 पाक जल डमरू मध्य है, ऑप्शन 4 हॉर्मुख जल डमरू मध्य है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? भारत और श्रीलंका को जो विभाजित किया जाता है वो पाक जल डमरू मध्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और मिजोरम को विभाजित करता है। बेरिंग जल डमरू की बात करें तो ये रूस और मिजोरम को भी विभाजित करता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाने वाली फसल है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन 2 वर्षा, ऑप्शन 3 ग्रीष्म, ऑप्शन 4 बसंत ऋतु। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, खरीफ फसलों की बात हो रही है, तो खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो खरीफ फसलों की बात करें तो ये बोई जाती हैं कहाँ पर? वर्षा ऋतु में। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। जरा खरीफ की फसलें देख लें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की फसलें जिनकी जो, जैसे मक्का है भैया, ज्वार है, कौन सी है? मक्का है, ज्वार है, मूंग, ये कौन सी फसलें हैं? ये वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं, तो इन्हें कहा जाता है खरीफ की फसलें।
जायद की फसलें कौन सी होती हैं? खीरा, ककड़ी, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज, ये जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कथकली जड़ें किस राज्य से संबंधित हैं? तो कथकली की जड़ें किस राज्य से संबंधित हैं? कहने का मतलब है कथकली राज्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 केरल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कथकली की बात करें तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है ये? शास्त्रीय नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है। जरा देखें अब, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नील उत्पादन, ऑप्शन 2 जूट उत्पादन, ऑप्शन 3 मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन 4 कृषि। तो बताएं नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति की अगर बात करें, किसकी? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में कुल मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। सबसे अग्रणी राज्य जो है मछली उत्पादन में वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह किस में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन 2 बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 अरब सागर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में, कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन ए बनारस और नंदगांव, ऑप्शन 2 वाराणसी, ऑप्शन 3 द्वारका, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली की बात करें, लठमार होली की बात करें तो यह मनाई जाती है बनारस और नंदगांव में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर? ये मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा। और मथुरा की बात करें, मथुरा की बात करें तो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनारस और नंदगांव, लठमार होली जो है वो बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। और कहाँ पर? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में रेतली और गुण में लवणीय होती है। तो प्रकृति में रेतली और गुण में लवणीय होती है तो कौन सी मिट्टी होती है? ऑप्शन ए शुष्क मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 माखरला लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन 4 लाल मिट्टी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब भैया पूछे रेतली मिट्टी, तो रेतली मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़ तो हो नहीं सकती, नहीं लेटराइट होगी, नहीं लाल मिट्टी होगी। ये कैसी मिट्टी होगी? रेतली मिट्टी। और लवणीय होगी तो ये शुष्क मिट्टी होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेतली की जब बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। और ये कहाँ पर होती है शुष्क मिट्टी? ये राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो सिंधु की उपनदी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन 2 रावी, ऑप्शन 3 चिनाब, ऑप्शन 4 झेलम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन सी नदी है जो सिंधु की उपनदी नहीं है, यानी कि उपनदी बोले तो सहायक नदी नहीं है। तो रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के
चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन? मानसरोवर। इस सिंधु नदी मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो जम्मू और कश्मीर के कौन कौन से बंजारे हैं? ऑप्शन ए गुज्जर और बकरवाल, ऑप्शन 2 सेपी, ऑप्शन 3 भूतिया, ऑप्शन 4 गद्दी चरवाहे। तो बताएं जम्मू कश्मीर के कौन कौन से बंजारे हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो बंजारे हैं वो सेपी, कौन कौन से हैं? गुज्जर और बकरवाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुज्जर और बकरवाल। और भोटिया कहाँ के हैं ये भोटिया वाले? ये है उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड यूके और यूपी के। यूपी में कौन सा क्षेत्र? यूपी का तराई क्षेत्र। तो कौन सी हैं? भोतिया वाले। और गुज्जर और बकरवाल कहाँ के हैं ये बंजारे? ये जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। गद्दी चरवाहे कहाँ के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये कहाँ के गद्दी चरवाहे? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन है भैया? तो हिमाचल प्रदेश में कहलाते हैं गद्दी चरवाहे बंजारे। और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के, भूतिया उत्तराखंड और यूपी के तराई क्षेत्र के कौन है? और सेपी कहाँ के हैं भैया? सेपी को जरा ध्यान रखें। तो सेपी के जो बंजारे हैं वो नेपाल में हैं। तो सेपी बंजारे कहाँ पर हैं? तो ये नेपाल में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुज्जर बकरवाल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो नदी एक मात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन 2 काली नदी, ऑप्शन 3 गंगा नदी, ऑप्शन 4 तिस्ता नदी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लूनी नदी अजमेर में अरावली के नाम पर विलुप्त हो जाती है। ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? तो ये अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में विलुप्त हो जाती है। अजमेर में अरावली के नाम पर विलुप्त हो जाती है जो झील में गिरती है। और ये इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं। ये भारत की लवण नदी भी है। कैसी नदी है? ये भारत की लवण नदी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी भारतीय मैदान को दलदली पट्टी के खालिस्तान नाम से जाना जाता है। दोआब, 2 तराई, ऑप्शन 3 भांगड़, ऑप्शन 4 खादर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो उत्तरी भारतीय मैदान को दलदली पट्टी के नाम से जाना जाता है तो उसे कहते हैं तराई का क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? तराई का क्षेत्र। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन 2 कथकली, ऑप्शन 3 कालबेलिया, ऑप्शन 4 उड़ीसी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कथक की बात करें तो ये तो हो जाएगा हमारा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का कथक? उत्तर प्रदेश का। ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कथकली की बात करें तो अभी हमने बताया था ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। उड़ीसी की बात करें तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा। ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन कालबेलिया भैया ये कहीं का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन? कालबेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन 2 नामचा बारवा, ऑप्शन 3 माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 4 नंदा देवी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें कि हिमालय की तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई इसकी है? तो इसकी है
8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है 8,586 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 8,850 मीटर जो कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी की बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की मानी जाती है। तो भारत की पहले नंबर की कंचनजंगा और दूसरे नंबर की कौन सी? नंदा देवी। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी भारत की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं। तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमाला हैं और इनमें के घास के मैदान हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हरे घास के मैदान, ऑप्शन 2 मारू घास के मैदान, ऑप्शन 3 भा भावर घास के मैदान, ऑप्शन 4 बोगास घास के मैदान। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोगास घास के मैदान। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं बोगास घास के मैदान। गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं कौन से? बोगास घास के मैदान। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन 2 हरी पर्वत ग्लेशियर, ऑप्शन 3 नुब्रा ग्लेशियर, नुब्रा कहेंगे बुब्रा, तो ऑप्शन बुब्रा नहीं है ये नुब्रा, ना बना देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नुब्रा भैया नुब्रा। ऑप्शन 4 सियाचिन ग्लेशियर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा ग्लेशियर सबसे ऊंचा है? तो वो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम रेंज में। कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 20,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से सियाचिन ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या माना जाता है? इसे विवादित माना जाता है। किस किस के बीच? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन 2 कैलाश, ऑप्शन 3 शिवालिक पर्वत, ऑप्शन 4 हिमाद्री। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो है शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है। शिवालिक को कहते हैं नवीन हिमालय। क्या कहा जाता है इसे? नवीन हिमालय कहते हैं। किसके लिए? शिवालिक को। शिवालिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन 2 न्यूटन, ऑप्शन 3 मर्फी, ऑप्शन 4 वास्को दा गामा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो सौरमंडल की जो खोज की थी वो की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। कब? 1543 ईस्वी में की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। किसका भैया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के नियम दिए थे न्यूटन साहब ने। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सिक्किम। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट
खालिस्तान। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, तो एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कबूतर, कौआ, मोर, उल्लू। कबूतर, कौआ, मोर, उल्लू। तो एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है उसे कहते हैं कबूतर। और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कबूतर अपना घोंसला बनाता है पुराने घरों में, खंडरों में या कुओं में। कौआ अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कौआ अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौआ की एक खासियत, कौआ के घोंसले में लोहे के तार होते हैं। मोर, जरा ध्यान दें उल्लू की। उल्लू कैसा है, उल्लू रात्रिचर प्राणी है और रात में इसे कैसे दिखाई देता है, तो इसे काला और सफ़ेद दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबूतर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है PMGY का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो PMGY का पूर्ण रूप क्या है, तो पी से प्रधानमंत्री PM यानी कि प्रधानमंत्री, जी से ग्राम और वाई से क्या हो जाएगी, ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इस योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या आया था, तो इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या आया था, मिड डे मील योजना आई थी। MDM इस योजना के अंतर्गत आया था। समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना नामक कार्यक्रम चला जा रहे हैं। तो इस योजना का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन 2 स्वीडन, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 नॉर्वे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आयरलैंड, स्वीडन, भारत और नॉर्वे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस की बात करें तो उसे मनाया जाता है कब, मानव अधिकार दिवस, तो मानव अधिकार दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में हैं। पंचायती राज संस्थाएं तो किस संशोधन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए 42 और 43 संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 63वां और 64वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 86वां और 87वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज की बात करें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो 11वीं अनुसूची के द्वारा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 11वीं अनुसूची और किससे संबंधित है, तो ये ग्रामीण से संबंधित है। किससे, ये ग्रामीण से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची तो ये किससे संबंधित है, तो ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है और ये नगर से संबंधित है। ये नगरीय निकाय से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण से संबंधित, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन नगरीय से संबंधित। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, जरा ध्यान दें इस क्वेश्चन का, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो उन्हें बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछे आपसे अस्थायी अध्यक्ष, क्या पूछे, अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत में वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी, तो पहले थी 8 अनुसूचियां। कितनी थी, 8। तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या है तो बताएं। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं तो वो हैं 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट देखें अगला अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है चेंजिंग इंडिया पुस्तक। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक की बात करें तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे कौन। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन 2 पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन 3 अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 4 अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 4 मनमोहन सिंह। तो जो चेंजिंग इंडिया की पुस्तक लिखी हुई है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी है। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए लोहड़ी, ऑप्शन 2 पोंगल, ऑप्शन 3 ओणम और ऑप्शन 4 बैसाखी। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है ओणम। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित जो 60 प्रश्न थे वो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।